मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने एल्कोहल्स की वे रिएक्शंस देखी थी जिनमें OH बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा था और वो एल्कोहल्स की एसिडिक नेचर को शो कर रही थी। आज अपन देखेंगे एल्कोहल्स की वे रिएक्शंस जिनमें ये एल्किल ग्रुप का कार्बन और ऑक्सीजन वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, ये वाली रिएक्शंस। तो देखो यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा यानी ये OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो अपने पास इसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में अपन देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन ये पढ़ते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम और सबसे कम स्टेबिलिटी होती है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में। तो देखो ये रिएक्शंस है वो जनरली एसिडिक मीडियम में होती है। जिन रिएक्शंस में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है ना वो एसिडिक मीडियम में होती है। क्यों होती है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि यहाँ से प्रोटॉन आएगा, इस प्रोटॉन का हाइड्रोक्सी ग्रुप पर अटैक होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप पर अटैक होने से ये ऐसा ग्रुप बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। तो ये इजीली वो बाहर निकल जाएगा, यानी ये क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है इसलिए यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, अब देखो ये गुड लिविंग ग्रुप OH2 बाहर निकल जाएगा, ये OH2 यहाँ से बाहर निकलते ही अपने पास में क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन मिलेगा। इसी वजह से ये इस बॉन्ड के ब्रेक होने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन होने से इधर न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और रिएक्शंस कैसे होंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो अपन पढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस है। सबसे पहले अपन देखेंगे रिएक्शन विथ HX हाइड्रोजन हैलाइड। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ HX हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन। तो देखो हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ जब अपन अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगी वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। SN1 मैकेनिज्म क्या होती है कि यहाँ पर पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और फिर कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के बाद आगे वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और प्रोडक्ट है वो मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल ले लें, ये ले लिया एथेनॉल, इसकी रिएक्शन करवा दें HCl के साथ, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, और इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा C2H5Cl और साथ में क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो HX होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये HI, HBr, HCl ये होते हैं। तो इन हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, HI का, फिर HBr का और कम और HCl का और कम। HI की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है, आयोडीन की जो साइज है, आकार है वो ज्यादा बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो ये बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। दूसरा अपन देखें जो अल्कोहल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री और 1 डिग्री से 1 डिग्री। तो इसीलिए देखो जैसे ये एक ले लिया मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया CH3OH, ठीक है, और एक ले लिया 1 डिग्री CH3CH2CH2OH। ठीक है, देखो 3 डिग्री अल्कोहल यहां से अपन इसकी रिएक्शन करवा दें HCl के साथ। ठीक है, यहां से ये H2 है वो बाहर निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन क्या मिलेगा अपने पास, ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है। फिर आगे वाले स्टेप में यहाँ पर Cl- न्यूक्लियोफाइल का अटैक होके
ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्शन है वो इजीली रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड अपन ने लिया है 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसे अपन हीट करेंगे किसी कैटालिस्ट जैसे ZnCl2 ले लिया इसकी प्रेजेंस में, तब जाके इसका है वो हेलोजिनेशन होगा, यानी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा CH2Cl। तो ये हो गया एल्कोहल्स की रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, और यहाँ पर क्या बनेंगे एल्किल हैलाइड्स। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन कि ये होती कैसे। ठीक है, मैकेनिज्म ये ले लिया मान लो एल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन हैलाइड का H+ आएगा, कहाँ अटैक करेगा ऑक्सीजन के OH ग्रुप के OH ग्रुप के ऑक्सीजन पर, और ये बनेगा ROH2 पॉजिटिव। ठीक है, आगे वाले स्टेप में क्या होगा, यहां से ये H2 बाहर और अपने पास क्या आएगा R+ और प्लस H2 H+ आ गया, हैलाइड आयन आएगा X- क्या बन जाएगा R बन गया एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से इनकी मैकेनिज्म होती है। सेकेंड अपन ले लें रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन से भी एल्किल हैलाइड मिलेंगे, जैसे ये ले लिया एल्कोहल C2H5OH, और इसकी रिएक्शन अपन करवा दें फॉस्फोरस हैलाइड PCl5 ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा OH बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा और अपने पास ही मिलेगा C2H5Cl एथिल क्लोराइड, साथ में एक निकलेगा HCl का मॉलिक्यूल और एक निकल जाएगा POCl3। ठीक है, अब देखो कई बार यहाँ पर फॉस्फोरस आयोडाइड के स्थान पर रेड फॉस्फोरस और HI2, रेड फॉस्फोरस और HI को भी काम में लिया जा सकता है। फॉस्फोरस आयोडाइड के स्थान पर रेड फॉस्फोरस और HI को भी काम में ले सकते हैं, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा एल्किल हैलाइड एथिल आयोडाइड। ठीक है, थर्ड अपन ले लें रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड किसको बोलते हैं SOCl2 को। देखो जैसे अपन ने ले लिया C2H5OH, रिएक्शन किसके साथ करवा दें थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2, तो यहाँ पर भी क्या मिलेंगे अपने को एल्किल हैलाइड C2H5Cl, साथ में एक SO2 और एक मिलेगा HCl। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ये रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहे हैं वो गैसियस है, प्रोडक्ट है, SO2 भी गैसियस है और HCl भी गैस है। इस वजह से जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर फॉर्म में ज्यादा मिलेगा। इस कारण एल्किल हैलाइड बनाने में भी इस मेथड को सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। कि एल्कोहल है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ये SOCl2 और इधर ले लिया एल्कोहल। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से HCl है वो बाहर, ये निकल गया HCl और अपने पास आएगा ये ROS डबल बॉन्ड OCl। आगे वाले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर और इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ से एक क्या निकल जाएगा SO2 गैसियस प्रोडक्ट होगा। R हो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है, Cl नेगेटिव क्या बन जाएगा RCl एल्किल हैलाइड। तो ये है एल्कोहल्स की थायोनिल क्लोराइड के साथ मैकेनिज्म।
थर्ड अपन देखते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, देखो एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एल्कोहल ले लेती हूँ RCH2CH2OH। ठीक है, डिहाइड्रेशन इसका होगा जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन से OH और उसके पास वाले कार्बन से क्या निकलेगी? H। क्या निकल गया? H2 का निकलना है, क्या होगा? डिहाइड्रेशन। यहां से OH निकला, ये पॉजिटिव, H निकलेगा नेगेटिव, क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हो गया फॉर्मेशन एल्कीन का। अब देखो कई बार क्या होता है कि जिस कार्बन पे OH होता है उसके दोनों ओर के जो कार्बन होते हैं जिन्हें अपन बीटा कार्बन ले लें, बीटा कार्बन पर जुड़ी हुई हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, तो दोनों ओर मान लो बीटा पोजीशन हो तो उस कंडीशन में कौन सी बीटा से हो? प्रोटॉन निकलेगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन एग्जांपल ले लें CH3CH CH3 CHOH और CH3। देखो यहां पर क्या होगा, इस कार्बन पे OH है, यहां से तो OH निकलेगा। अब इसके इधर एक बीटा कार्बन यानी बीटा हाइड्रोजन यानी यहां से निकल सकती है और इधर भी क्या है? बीटा है। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन जाए या इस कार्बन से हाइड्रोजन जाए? सबसे पहले अपन इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो बॉन्ड बनेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो ये एल्कीन बन सकती है। दूसरा अपन ले लें, जब इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा? इन दोनों कार्बन के बीच में, और ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये तो है 1 2 3 4 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, और ये क्या है? 1 2 3 4 1 ब्यूटीन। अब देखो ये है 2 और ये है 1, मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है? ये वाली, इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये एल्कीन फॉर्मेशन होगी क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के दोनों ओर अगर बीटा पोजीशन हो तो उस कंडीशन में अपन वो हाइड्रोजन निकालेंगे जिस हाइड्रोजन से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा हो। अब देखो साथ में देखो ये कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है डिहाइड्रेशन। अब कई बार ये कंसंट्रेट H2SO4 नहीं लेके अपन जैसे एल्कोहल्स की जो वेपर होती है CH3OH, ये एल्कोहल है, इसे अपन गरम एल्यूमिना ले लें Al2O3, इस पर से अगर प्रोवाइड करें एल्कोहल्स की वेपर को तो भी क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है और अपने पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस कार्बन से OH, इससे ले लो चाहे इससे किसी भी कार्बन से वो हाइड्रोजन निकाल दो, सेम प्रोडक्ट बनना है। तो ये अपने पास आ जाएगी एल्कीन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि जब एल्कोहल्स को कंसंट्रेट H2SO4, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन अपन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराएं तो एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान क्या रखना है कि सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन कराना है। साथ में अगर अपन कंसंट्रेट H2SO4 की जगह गरम एल्यूमिना ले लें तो उस कंडीशन में भी इसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो कई बार इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है उसका रीअरेंजमेंट भी हो जाता है और अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, H+ टेक करेगा ऑक्सीजन पर,
और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH H, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और अपने पास बनेगा ये CH3 CH2 CH2 CH प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दें कि इसके पास वाले कार्बन से अपन क्या निकाल दें, H प्लस निकाल दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और अपने पास इस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, CH2, ठीक है। अब देखो एक तो प्रोडक्ट बन गया ये, दूसरा अपन ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया इसमें क्या कर दे, रीअरेंजमेंट कर दे, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे कि इसके पास वाले कार्बन से एक H माइनस इधर ट्रांसफर कर दे तो कार्बोकेटाइन इस वाले, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, CH3 CH2 CH प्लस और CH3। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। अब अपन आगे वाले स्टेज में क्या करेंगे, यहाँ से इसके पास वाले से इस कार्बन से एक H प्लस हम निकाल दें और अपने पास इस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो एक एल्कीन तो ये बनी और एक रीअरेंज कार्बोकेटाइन से ये वाली एल्कीन बनी, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो अपने पास प्रोडक्ट है वो ये मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इस डिहाइड्रेशन से कैसे एल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और कैसे कई बार कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाता है और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उसी से अपने को प्रोडक्ट मिलता है। आगे ले ली रिएक्शन विथ अमोनिया। आगे वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है। तो देखो जब अपन एल्कोहल्स की अमोनिया के साथ ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड की समथिंग की रिएक्शन करवाएं तो यहां से अपने को एमीन्स मिलती हैं, RnH2 और यहां से क्या निकल जाएगा, H2। तो एल्कोहल्स की ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन रिएक्शन करवाएं तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। अब अपन ले लें रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का रिडक्शन, ठीक है। तो देखो जब अपन एल्कोहल्स का रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिडक्शन करवाएंगे तो अपने पास एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा मेरा, ठीक है। तो ये हो गया एल्कोहल्स का रिडक्शन कि जब अपन एल्कोहल्स का रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिडक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन्स का।